डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम डिस्कस कर रहे थे ट्रांसैक्शन एलिमेंट्स एंड इनर ट्रांसैक्शन एलिमेंट्स के बारे में। तो फर्स्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था ट्रांसैक्शन एलिमेंट्स के बारे में या डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया कि ये ट्रांसैक्शन एलिमेंट्स होता क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है, ट्रांसैक्शन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है इनको। इसके बाद हमने इनके आयन वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयनिक साइज के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट इसके बाद हमने इनका वेरिएशन इन आयनाइजेशन इंथैल्पीज के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद हमने इनकी वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया। इस क्लास में हम देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपकी ट्रांसैक्शन एलिमेंट्स का कैसे चेंज होता है। ट्रेंड क्या ट्रेंड है कि जब आपका जो ट्रांसैक्शन एलिमेंट है वो M+M2+ से M में चला जाता है तो क्या ट्रेंड आता है, M3 से आपका M2 सिस्टम में चेंज होता है तो इनमें क्या ट्रेंड है, आपके ट्रांसैक्शन एलिमेंट्स कैसे बिहेव करता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ M2+ से आपका M सिस्टम में जब आपका ट्रांसैक्शन एलिमेंट्स चला जाता है या ट्रांसैक्ट कर जाता है तो वहां पे क्या चेंजिंग आपका आता है। ठीक है, M2+ से M सिस्टम में। तो ये M2+ से M सिस्टम में जाने का क्या मतलब है, जब आपका मेटल आयन M2+ स्टेट से जब आपका इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन तो आपका मेटल सॉलिड स्टेट में, एक्वस स्टेट से सॉलिड स्टेट में ऐसे चेंज होगा। ये पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, आपका रिडक्शन पोटेंशियल है कि आपकी जो एलिमेंट है ट्रांसैक्शन एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, वो कितना अपने आप को रिड्यूस होने की एबिलिटी शो करता है। तो ये आपकी जो मेटल आयन है वो कैसे बनता है। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है आपका, इसको हम रिडक्शन पोटेंशियल है, ΔHR हम इसे डिनोट करते हैं। ये क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका रिडक्शन पोटेंशियल ही है। ठीक है, तो ये आपको यहां पे देखना है कि ट्रांसैक्शन मेटल्स में ये कैसे चेंज होता है। तो इसको ध्यान से आपको देखना है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सारे स्टैंडर्ड पोटेंशियल को इनमें ट्रेंड क्या है, कैसे चेंज आता है और क्यों चेंज आता है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कोई भी आपका ट्रांसैक्शन मेटल है जैसे कि स्कैंडियम से लेके टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, ठीक है, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक तक आपका है। इसके बाद 4D सीरीज में है, 5D सीरीज में है। ठीक है, तो ये सब आपका क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, डिफरेंट लिगेंड के साथ ये सब क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाए। टाइटेनियम ऑक्साइड, विनेडियम ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड, मैग्नीज या आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, निकल सल्फेट, आयरन क्लोराइड, मैग्नीज क्लोराइड, डिफरेंट टाइप्स के आपका जो ट्रांसैक्शन मेटल्स है वो कंपाउंड्स बनाता है। तो ये जैसे कि आपका आयरन सल्फेट है, FeSO4 बनाता है। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल है या नहीं है ये कौन डिसाइड करेगा, ये एक्चुअली आपके ट्रांसैक्शन मेटल्स की आयनाइजेशन इंथैल्पी डिसाइड करता है। तो हम लिख सकते हैं एनी ट्रांसिशन मेटल कंपाउंड is stable or not is decided by its ionization इंथैल्पी। ये आपकी ट्रांसैक्शन मेटल के आयनाइजेशन इंथैल्पी डिसाइड करेगा कि कोई कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल है या नहीं। जैसे कि हमने देखा एक आयरन का कॉम्प्लेक्स आयरन सल्फेट FeSO4, तो क्या होता है अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स फॉर्म आपका FeSO4 अगर स्टेबल है तो क्या रहेगा, इसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इफ इट इज स्टेबल, अगर आपका ये वाला कॉम्प्लेक्स स्टेबल है तो इसका आयनाइजेशन क्या होना चाहिए, देन इट्स आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी
लेस होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। ये कॉम्प्लेक्स बनेंगे कैसे, यहाँ पे आपका आयरन क्या हो रहा है, आयरन ऑक्सीडाइज होके आपका Fe2 पॉजिटिव बनाता है और आपका 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज करता है। सल्फेट क्या होगा, फिर रिड्यूस होंगे, SO4 क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेंगे और आपका FeSO4 2 माइनस बनेंगे। ओवरऑल यहां से क्या बनेगा आपका, यहां से आपका FeSO4 बन जाएंगे, ये वाला कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे, आयरन सल्फेट बन जाएंगे। लेकिन ये वाला आयरन सल्फेट स्टेबल है या नहीं कैसे पता चलेगा, जितना आपका इजीली आपका आयरन ऑक्सीडाइज होगा, FeSO4 Fe2 प्लस आयन में जितना इजीली ऑक्सीडाइज होगा उतना इजीली उतना स्टेबल आपका क्या रहेगा, ये वाला कंपाउंड स्टेबल बन जाएंगे। ठीक है, तो यहां से आपको इनका रिडक्शन पोटेंशियल देखना है कि इनकी रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, और इसका जितना पॉजिटिव वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल का ज्यादा होगा इतना उसका रिडक्शन हो जाएंगे और आपका कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा, स्टेबल रहेंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका अभी सॉलिड स्टेट में। अब एक्वस फॉर्म में अगर हम देखेंगे, एक्वस फॉर्म में मींस आपका जब मेटल आयन ऑक्सीडाइज होके आपका आयनिक फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि जो ट्रांसैक्शन एलिमेंट्स है, ठीक है, ट्रांसैक्शन एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि हर एलिमेंट दिखाता है वो कौन सा था, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट था। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन इन ऑल ट्रांसैक्शन एलिमेंट्स, सारे ट्रांसैक्शन एलिमेंट्स में क्या था आपका, +2 ऑक्सीडेशन बहुत कॉमन है। इसका मतलब क्या है कि एक्वस फॉर्म में, इन एक्वस फॉर्म अगर किसी एक्वस सॉल्यूशन में आप लेंगे मेटल आयन को, तो मेटल आयन क्या होगा, एक्वस फॉर्म में आपका मेटल आयन, मेटल जो है वो मेटल आयन में चेंज होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, क्योंकि आपका मेटल क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव रहता है, तो मेटल आपका क्या रहेगा, ऐसे M2 पॉजिटिव, क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन सब में कॉमन था तो हमने ये वाला लिया। हम बात कर रहे हैं M2 पॉजिटिव से M में कैसे चेंज हो रहे हैं, तो आपका जो सॉलिड मेटल है वो चेंज होके M2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएंगे इन एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, अब जो आपका ये वाला रिडक्शन पोटेंशियल है, अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल हम निकालेंगे, डेल्टा एच आर रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ये कितना इजीली ऑक्सीडाइज होंगे या कितना इजीली रिड्यूस होंगे, वो कहां से पता चलेगा आपका, ये रिडक्शन कैसे होगा, ये वाला एक्चुअल जो चेंज हो रहा है M सॉलिड से M2+ और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होता है, ये कैसे बनता है, ये इतना आसानी नहीं कि आपका एक सॉलिड से आपका M+ और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हो गया, ये इतना इजी नहीं है, बल्कि ये वाला जो प्रोसेस है, ठीक है, 3 डिफरेंट एनर्जीज पे ये वाला प्रोसेस, M सॉलिड से M आयन +2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला प्रोसेस डिपेंड करता है। ठीक है, इट अंडरगोज चेंज इन, ऐसे हम लिख सकते हैं 3 डिफरेंट एनर्जीज, ये वाला आपका M सॉलिड M2++2 इलेक्ट्रॉन में चेंज होने के लिए इस सॉलिड के इस मेटल आयन के 3 डिफरेंट एनर्जीज में चेंज होता है, तभी ये वाला प्रोसेस होता है। कौन कौन सा है, सबसे पहले आपका है सब्लिमेशन एनर्जी, आपको सॉलिड को क्या करना होगा, सप्लाइम होके सॉलिड से आपके गैस में चेंज होना होता है, इसको हम ΔHS से क्या करता है, डिनोट करता है, ΔHS से। फर्स्ट जो चेंज होगा आपका सॉलिड से गैस में चेंज होगा, तो यहां पे चेंज इन सब्लिमेशन एनर्जी जरूरी है। दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, चेंज इन आयोनाइजेशन एनर्जी, आपकी आयनाइजेशन एनर्जी में चेंज होगा, ΔHIE जिसे हम डिनोट करते हैं, यह सॉलिड से यहां चेंज होने के लिए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका हाइड्रेशन एनर्जी,
हाइड्रेशन एनर्जी डेल्टा HHYD हम इससे डिनोट करता है। क्या होगा आपका सॉलिड पहले तो गैस में चेंज होना होगा, ये वाला प्रोसेस होने के लिए वो चेंज इन सब्लिमेशन एनर्जी डेल्टा HS से डिनोट करते हैं। दूसरा क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी चेंज होगा, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी में चेंज होगा, डेल्टा HIE होंगे। तीसरा हाइड्रेशन एनर्जी डेल्टा HY। अब ये जो एक्वस फॉर्म में सॉल्यूशन फॉर्म में आएंगे तो इसके हाइड्रेशन एनर्जी में भी चेंज होगा। तो ये प्रोसेस जो डेल्टा HR है, ठीक है, किसी भी जो मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या रहता है आपका, डेल्टा HR बराबर रहता है इन तीनों का, ठीक है, इन तीनों का क्या रहता है, बराबर रहता है। कैसे, फिर इसको हम कैसे डिनोट कर सकता है, हम इसको डिनोट कर सकते हैं कि जो डेल्टा HR है आपका, डेल्टा HR है, ठीक है, ये बराबर होता है डेल्टा HS सब्लिमेशन एनर्जी, चेंज इन सब्लिमेशन एनर्जी, प्लस डेल्टा HIE आयनाइजेशन एनर्जी, प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए आपको इन तीनों को निकालना पड़ेगा। अब क्या होता है कि इंडिविजुअली डेल्टा HS, डेल्टा जो आपका आयनाइजेशन एनर्जी है या डेल्टा हाइड्रेशन एनर्जी, इन तीनों को आपको निकालना होगा, ठीक है। तीनों को निकालना उतना आसानी नहीं है, इसीलिए इन तीनों की बजाय आप डायरेक्ट क्या कर देता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से आप इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालता है उस वाले ट्रांसेक्शन मेटल का। जब आप ये निकालेंगे तो इन तीनों को निकालने की आपको जरूरत नहीं पड़ेंगे, ठीक है। डायरेक्टली हम क्या कर देता है, उस सिस्टम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अब निकालने के लिए आपको कहाँ होगा, क्योंकि आपने अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा तो वहां पे आपका क्या है, आपने वहां पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीरीज भी देखे होंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करता है वो भी देखे होंगे, ठीक है। तो आपको वहां पे एक चीज मिलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको एक सीरीज मिलेंगे जहां आपकी डिफरेंट मेटल आयंस को अरेंज किया होता है, किसके अंदर कितना रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, किसके अंदर कितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तो यहां इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको सबसे ऊपर लिथियम मिलेंगे जो कि ऑक्सीडाइज होता है Li2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे आपका सिंगल होंगे Li पॉजिटिव, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे इसका डेल्टा HR का वैल्यू दिया होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया होगा जो कि आपका नेगेटिव 3.05 वोल्ट है। इट मींस आपका जितना नेगेटिव ज्यादा होगा उतना वो क्या होंगे, इजीली आपका ऑक्सीडाइज होंगे। फिर आपका यहाँ डिफरेंट मेटल आयंस रखे होंगे, एक जगह आपका हाइड्रोजन होगा, ऐसे हाइड्रोजन रखा होगा 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखा होगा। इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो आपका 0 वोल्ट होगा। इसीलिए हम किसी भी चीज को स्टैंडर्ड जो हमारा हाइड्रोजन है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है उसके कंपैरिजन में हम इनको निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे जो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होगा, वो लास्ट में आपका फ्लोरीन मिलेंगे। F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आपका क्या बनेगा, 2F नेगेटिव बना देगा। इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है वो अराउंड आपका प्लस 2.65 वोल्ट है। तो यहां देखें तो कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में चेंजिंग आ रहा है। यहां जो जिसका ऑक्सीडेशन जो एबिलिटी ज्यादा है उसका सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। उसी तरह हाइड्रोजन की बात करें ये आपका 0 है, अगर यहीं पे आपका फ्लोरीन की बात करें तो इसका प्लस 2.5 वोल्ट है। मींस यहाँ फ्लोरीन के पास जितना पॉजिटिव ज्यादा वैल्यू है तो वो क्या करेंगे, रिडक्शन शो करेंगे, और जितना नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है तो वो क्या करेगा, जो ऑक्सीडेशन शो करेंगे। तो ये वाला क्या करेगा, ये आपका इजीली इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेंगे, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ये क्या करेंगे, आपका इजीली एक्सेप्ट
इलेक्ट्रॉन। लिथियम जिसका नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो ये क्या करेगा, दूसरे का रिडक्शन कर देंगे। ये मीन्स ये क्या है, वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या होगा, वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके दूसरे को रिड्यूस कर देगा, फिर ये खुद क्या हो जाएंगे, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएंगे, ठीक है। इसका क्या हो जाएंगे, फिर इसका रिडक्शन हो जाएंगे। तो जितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेंगे, खुद ऑक्सीडाइज होंगे। जितना रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव ज्यादा होगा वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट एक्सेप्ट करेंगे, वो ये क्या होगा, वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, खुद का क्या होगा, रिडक्शन होंगे, खुद का क्या होगा, रिडक्शन होंगे, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम ये आपका क्या रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, कैसे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जहां पे आप क्या करते हैं, सीरीज में इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, फिर आपकी मेटल और मेटल आयन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप जिंक है, ठीक है, जिंक आपका जिंक आयन में चेंज हुआ 2+2 इलेक्ट्रॉन, तो ये इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनमें कैसे हमारा जो ये वाला पोटेंशियल है कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो यहां भी आपको याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है वो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। यहां पे यूजुअली क्या होता है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे आपका क्या है, सबसे पहले स्कैंडियम है, यहां पे लास्ट में क्या है, आपका जिंक है, ठीक है। तो यहां पे क्या चेंज आता है, ये ट्रेंड आपको याद रखना है। यहां पे स्कैंडियम से लेके हाई नेगेटिव वैल्यू होता है स्कैंडियम पे, तो यहां हाई नेगेटिव वैल्यू से आपका लेस नेगेटिव वैल्यू में चेंज होता है आपका M+ से M2 प्लस से M सिस्टम की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। हाई नेगेटिव वैल्यू से आपका नीचे की ओर जिंक तक लेस नेगेटिव वैल्यू में चेंज होता है, ठीक। तो यहां पे स्कैंडियम का सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता जिंक तक लेस नेगेटिव वैल्यू में चेंज होता है। यहां पे जो आपको कुछ एक्सेप्शंस है वो याद रखना है, जैसे कि यहां पे कॉपर की अगर हम बात करें, कॉपर का पॉजिटिव वैल्यू आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का +0.25 वोल्ट के अराउंड आपका कॉपर का वैल्यू आता है। यही एग्जाम में पूछा जाता है एक्सेप्शंस कॉपर के बारे में, ठीक है, क्यों होता है। अब यहां पे क्या होगा, जैसे कि अगर आपका जो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा, तो वो कैसे बिहेव करेंगे। यहां पे क्या होता है, क्योंकि देखो इसका जो हाइड्रेशन एनर्जी की हमने बात किया, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो सम ऑफ सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एंड हाइड्रेशन एनर्जी। यहां पे इसका हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा होता है, वेरी हाई पॉजिटिव हाइड्रेशन एनर्जी। इसके हाई पॉजिटिव एनर्जी की वजह से आपका कॉपर का क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यही आपको याद रखना है, जितना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगा उतना ज्यादा वो क्या करेंगे, रिडक्शन होंगे, ठीक है, रिडक्शन होंगे। तो इसका अगर हम कुछ एग्जांपल लेंगे, जैसे कि हम कॉपर का कोई एसिड के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, जब इसका रिएक्शन करते हैं तो यहां पे हमारा बनता है 2NO, इसके साथ प्लस आपका बनता है वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, इसके साथ आपका प्लस इसमें बनता है कॉपर नाइट्रेट बनता है CuNO3 ट्वाइस, ठीक है, CuNO3 ट्वाइस। ये वाला रिएक्शन होता है कॉपर के साथ जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। हाइड्रोजन का हमने कहा था 0, अब कॉपर का 0 से ज्यादा है, तो यहां पे क्या होगा,
यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिलीज नहीं होता है। अगर हम किसी दूसरे मेटल आयन की बात करें, फॉर एग्जांपल हम दूसरे जिनका नेगेटिव वैल्यू है, हमने कहा स्टेंडियम से जिंक तक क्या रहता है, नेगेटिव, हाई नेगेटिव से लो नेगेटिव में चेंज होता है। जब हम किसी मेटल को H2 डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो यहां से हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, क्योंकि इन सब मेटल का क्या है, नेगेटिव वैल्यू है और हाइड्रोजन का क्या है, जीरो है। तो जीरो से जब नेगेटिव होता है तो यहां +1 से आपका जीरो में चेंज हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है हाइड्रोजन का, लेकिन इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं आ रहा है। कॉपर के क्या हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो यही फर्क है। यहां पे आपको देखना है कि किस कैसे आपका ट्रेंड चेंज हो रहा है M2 पॉजिटिव से M बनाने के लिए। ठीक है, यहां पे कुछ और एक्सेप्शन है आपका, जैसे कि आपका यहां पे हम बात करेंगे निकल की, ठीक है, Ni2 पॉजिटिव की। यहां कुछ एक्सेप्शन है, यही एक्सेप्शन आपको क्या करना है, याद रखना है। यहां मैग्नीज 2 पॉजिटिव की अगर हम बात करें या Zn2 पॉजिटिव की अगर हम बात करें हैं, ठीक है, तो इनमें क्या होता है, इनमें जनरली डेल्टा HR का जो वैल्यू होता है वेरी हाई नेगेटिव वैल्यू होता है। ठीक है, हाई नेगेटिव वैल्यू होता है। क्यों होता है यहां पे वो हम देखेंगे। कुछ में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप ये पता कर सकते हैं कि क्यों होता है, कुछ में ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से वैल्यू चेंज होता है। अगर हम मैग्नीज की बात करें, ठीक है, Mn2 पॉजिटिव से आपको Mn बनना है। ठीक है, अब Mn2 पॉजिटिव से Mn बनना है, ये वाला सिस्टम बनना है। Mn अगर 2 पॉजिटिव की बात करें तो ये D5 कॉन्फ़िगरेशन है। अगर Mn की बात करें तो यहां पे आपका D5 दो इलेक्ट्रॉन लेंगे तो यहां पे क्या रहेगा, आपका D5 बन जाएंगे। ठीक है, D5 बन जाएंगे तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। ठीक है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इनका वैल्यू क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, जिंक की बात करें तो यहाँ 3D10 कॉन्फ़िगरेशन आता है। ठीक है, तो यहां से 3D10 कॉन्फ़िगरेशन से आपका क्या हो जाता है, जब ये 3D10 से शिफ्ट होके M पॉजिटिव M में चले जाएंगे तो वहां पे ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, इसीलिए इसका वैल्यू क्या है, वेरी हाई है। जब निकल की जब हम बात करते हैं तो इसकी निकल में क्या हो जाता है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, वेरी हाई नेगेटिव वैल्यू आपका चेंज हो जाता है हाइड्रेशन एनर्जी में, निकल में। हाउएवर मैग्नीज और जिंक में क्या हो रहा है, आपकी ड्यू टू द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आपका जो डेल्टा HR है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये है, आपको यहां पे आपको वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, यहां पे आपको ट्रेंड याद रखना है कि जनरली आपका स्कैंडियम से जिंक तक नीचे जब लेफ्ट टू राइट जाता है तो आपका वेरी हाई नेगेटिव वैल्यू से आपका लो नेगेटिव वैल्यू में चेंज होता है। ये ट्रेंड आपको याद रखना है। स्कैंडियम से जब जिंक की ओर जाता है तो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू वेरी हाई से लो नेगेटिव वैल्यू की ओर चेंज होता है, यही आपको याद रखना है। और ये कुछ एक्सेप्शन है। यहां पे एक हमने कहा कॉपर का +0.25 वोल्ट है, ये याद रखना है कॉपर का, ड्यू टू द हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से आपका इसका पॉजिटिव वैल्यू आ जाता है। मैग्नीज एक्सेप्शन हमने कहा ड्यू टू द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जिंक हमने कहा ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हाई नेगेटिव वैल्यू होता है, और निकल का ड्यू टू द वेरी हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, आपका निकल का भी वेरी हाई नेगेटिव वैल्यू रहता है इन केस ऑफ M2 पॉजिटिव टू M सिस्टम में। ठीक है, ये ट्रेंड कैसे चेंज होता है यही आपको याद रखना है। ये हो गया आपका M2 पॉजिटिव से जब M बनता है तो कैसे आपका रिडक्शन पोटेंशियल चेंज होता है। अब हम जो नेक्स्ट जो है आपका M3 पॉजिटिव से आपका M2 पॉजिटिव सिस्टम में आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे
चेंज होता है। यहां भी आपका M3 पॉजिटिव से M में जाने के लिए कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। जिस तरह M2 से M में जाने के लिए कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं था, जिस तरह आयनिक साइज या आयनाइजेशन एनर्जी था, उस तरह यहाँ पे ट्रेंड नहीं है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में यहाँ पे कुछ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से चेंज हुआ है, कुछ हमने कहा चेंज इन द हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से चेंज हुआ, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो बराबर है सम ऑफ डेल्टा एच एस प्लस डेल्टा एच आई ई प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन। ये तीनों पे डिपेंड करता है आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इनमें से किसी में भी अगर कोई अनवांटेड चेंज अगर आता है तो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या होगा, चेंज होगा। इसीलिए कोई यूजुअल ट्रेंड नहीं है जिस तरह कि ये यहां से इधर जाते वक्त इंक्रीज होता है, यहां से इधर जाते वक्त डिक्रीज होता है, ये कोई ट्रेंड नहीं है। ठीक है, तो यहां पे जितना पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होगा उतना उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होंगे। अब इस सिस्टम की बात करेंगे तो हमारा सबसे पहला जो एलिमेंट है स्कैंडियम है। स्कैंडियम कैसे होगा, 3+ से S2 प्लस में जाना है इस सिस्टम की अगर हम बात करें तो अगर हम स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, 3D1 है, 4s2 है, ये इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो जनरली अगर हम इसकी बात करें S3+ से Sc स्कैंडियम 2+ बनने के लिए, तो इसका वेरी लो नेगेटिव वैल्यू आता है। ठीक है, लो वैल्यू आता है। क्यों आता है, अगर हम यहाँ पे स्कैंडियम यहाँ पे Sc3 पॉजिटिव से आपको बनना है Sc2 पॉजिटिव, देखिए कैसे चेंज होगा। स्कैंडियम में क्या होगा, Sc3 पॉजिटिव, यहाँ पे 3D0 है। ठीक है, 3D0 है, 3D0 Sc3+ में। अगर हम Sc2+ की बात करें, यहां पे 3D1 होगा। ठीक है, तो यहां पे क्योंकि हमारा 3D या तो एम्प्टी हो या हाफ फिल्ड हो या कंप्लीट फिल्ड हो, वो वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ज्यादा स्टेबल है। इसीलिए यहां स्टेबल से अनस्टेबल की ओर चेंज हो रहा है। इसीलिए आपका इसका वैल्यू भी क्या है, बहुत कम आता है, वेरी लो वैल्यू आता है इन केस ऑफ Sc3+ से Sc2+ है। ठीक है, अगर हम दूसरे यहां पे बात करें स्कैंडियम की, हमने बात कर विनेडियम की बात करते हैं। V3+ से आपका जाना है V2+ में। हम M3+ से M2+ सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो विनेडियम के अलग अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, 3D3 4s2, ये वाला विनेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अगर हम V3+ से V2+ की बात करते हैं तो V3+ में क्या हो जाएंगे, ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बन जाएंगे, ये आपका 3D2, ये आपका फिर क्या बनेंगे, 3D3 बनेंगे। ठीक है, V3+ आपका 3D2 कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे, ये वाला आपका 3D3 कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे। अब यहां पे क्या होता है, हमने देखा था कि ये जो d ऑर्बिटल की जब स्प्लिटिंग होता है, ये 2G और Eg में चेंज होता है। तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्यों है, क्योंकि अगर हम T3 की बात करें तो T2G3 मींस यहां पे हाफ फिलेट, आपका जो 3 ऑर्बिटल है T2G में, सब में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो हमने कहा था जो हाफ फिलेट कॉन्फ़िगरेशन अटेन्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, क्योंकि जब V3+ से V2+ में जाता है तो ये वाला हाफ फिलेट कॉन्फ़िगरेशन वाला स्टेबिलिटी आ जाता है। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से इसका जो वैल्यू आता है वो -0.26 वोल्ट, इतना नेगेटिव वैल्यू, थोड़ा हाई नेगेटिव वैल्यू आ जाता है इन केस ऑफ विनेडियम ड्यू टू द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है जब आपका V3+ से V2+ में चेंज होता है। ठीक है, अब देखेंगे और एक एग्जांपल। देखेंगे थर्ड एग्जांपल, हम देखेंगे क्रोमियम का। ठीक है, क्रोमियम 3+ से आपका जाना है क्रोमियम 2+ में। अगर हम क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, ठीक है, क्रोमियम में हमारा क्या हो जाता है, 3D5 4s1, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। ठीक है,
तो क्रोमियम 3+ की अगर हम बात करें, क्रोमियम 3+ में अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये 3D3 कॉन्फ़िगरेशन बनता है। 2 की अगर हम बात करें 3D4 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, मींस 3D3 हमने कहा क्योंकि ये हमारा जो T2G मींस यहाँ हाफ फिलिट वाला जो कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी अटेन करता है। जब ये क्रोमियम 3+ से 2+ में चेंज हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया, T2G3EG1, यहाँ पे हाफ फिलिट कॉन्फ़िगरेशन वाला वो चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ फिलिट कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि हमने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहा है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन कहा है, तो इसका वैल्यू और भी हाई नेगेटिव वैल्यू आ जाता है। ये आपका -0.41 वोल्ट आ जाता है, उससे भी आपका नेगेटिव वैल्यू ज्यादा बढ़ जाता है। मींस ये वाला कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है इज कंपेयर टू ये, इसका मतलब ये है। और भी एग्जांपल देखेंगे। क्रोमियम के बाद हम मैग्नीज का अगर हम देखेंगे, मैग्नीज आपका 3+ है, ठीक है, तो ये चेंज होना है आपका मैग्नीज 2+ में। ठीक, तो मैग्नीज 3+ की अगर हम बात करें, ये चेंज होना है आपका मैग्नीज 2+ में। तो देखिए इसका अगर 3+ में इसमें 3D4 कॉन्फ़िगरेशन आएंगे, ठीक है, तो 3D5 कॉन्फ़िगरेशन आएंगे इन केस ऑफ मैग्नीज 2+ में। तो दोनों क्या है, ये वाला दोनों कॉन्फ़िगरेशन जिस तरह हमने दूसरे जो एलिमेंट्स में देखा था, वहां कुछ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से चेंज आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे 3D4 आ रहा है, यहाँ 3D5 आ रहा है, तो इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा है ये जो, तो इसका जो पॉजिटिव वैल्यू आता है वो हाई पॉजिटिव वैल्यू आता है, विच इज अराउंड आपका 1.57 वोल्ट के अराउंड आपका इस वाले मैग्नीज वाले सिस्टम का वैल्यू आ जाता है। ठीक है, अगर हम कोबाल्ट की बात करें, ये वाला एक्सेप्शन है यहाँ पे कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट की अगर हम बात करें CO3+ से आपका CO2+, यहाँ जो इसका वैल्यू जो आता है वो पॉजिटिव आता है, +1.97 वोल्ट के अराउंड इसका वैल्यू आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें CO3+ का या यहाँ पे CO2+ का, तो अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, ये 3D6 आता है, यहाँ पे 3D7 आता है। ये भी यहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, लेकिन इसका जो हाई पॉजिटिव वैल्यू जो आया है वो आता है ड्यू टू दी हाई हाइड्रेशन वैल्यू की वजह से। ठीक है, हाई नेगेटिव वैल्यू आता है हाइड्रेशन एनर्जी का इन केस ऑफ कोबाल्ट 2+ का। ठीक है, कोबाल्ट 2+ का, तो यही ध्यान रखना है, ये एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखना है, यही एक्सेप्शन सब एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो कुछ जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, कुछ जो आपका दूसरे, क्योंकि हमने कहा कि जो रिडक्शन पोटेंशियल ये तीनों एनर्जी पे डिपेंड करता है, इसी की वजह से आपका क्या रहता है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन की वजह से कुछ इनका वैल्यू चेंज होता है, कुछ आपका इनकी जो हाइड्रेशन एनर्जी या सब्लिमेशन एनर्जी या जो आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से चेंज होता है। अगर हम यहाँ पे अगर निकल की बात करें, Ni3 पॉजिटिव से आपको बनना है Ni2 पॉजिटिव, Ni3 पॉजिटिव से बनना है Ni2 पॉजिटिव, ये वाला इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका हाई पॉजिटिव वैल्यू आता है, हाई पॉजिटिव वैल्यू आ जाता है जब निकल आपका +3 से +2 में चेंज होता है। ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से नहीं है, हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से है। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से, हाई नेगेटिव हाइड्रेशन वैल्यू की वजह से आपका इसका हाई पॉजिटिव वैल्यू आ जाता है। ठीक है, अगर हम जिंक की बात करें, Zn3 पॉजिटिव से आपका Zn2 पॉजिटिव बनना है। ठीक है, Zn3 पॉजिटिव से आपका Zn2 पॉजिटिव बनना है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3D9 कॉन्फ़िगरेशन आएंगे, यहाँ 3D10 कॉन्फ़िगरेशन आएंगे, मींस ये वाला क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू, जो यहाँ पे इसका जो पॉजिटिव वैल्यू आता है जिंक की केस में, वो
not due to hydration energy but due to the stable configuration attained by Zn2 positive। तो यहाँ पे मकसद ये है कि आपको याद रखने की, ज़्यादा वैल्यूज याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा क्यों आया है, या मीन्स इसका मतलब है कि ये वाला स्टेट स्टेबल है या ये वाला स्टेट स्टेबल है। यही है ट्रेंड, हमें ध्यान में रखना है कि अगर M+3 से जब +2 में चेंज होता है तो कहीं इसमें स्टेबल कन्फिग्रेशन तो नहीं आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कहीं जो एक्सेप्शन हमने कोबाल्ट की केस में कहा, निकल की केस में कहा, ये इनकी जो पॉजिटिव वैल्यू आता है वो ड्यू टू द हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई यूजुअल ट्रेंड नहीं है कि स्कैंडियम से जिंक पे जाने के लिए जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ना है या घटना है, ऐसा कोई आपको यूजुअल ट्रेंड नहीं है। इसीलिए आपको यहाँ पे ये सब जो ट्रेंड हमने बताया है, कन्फिग्रेशन देखना है। अगर कन्फिग्रेशन की वजह से आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आपका इन तीनों में से कोई भी किसी एनर्जी का वैल्यू में भी चेंज होता होगा, इसीलिए आपका कभी इनका या तो हाई रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो ये है आपका कैसे आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल M2 पॉजिटिव या M3 पॉजिटिव से 2 बनेंगे या M2 पॉजिटिव से M बनेंगे, ये आपको कैसे आपको निकालना है या ट्रेंड कैसे आपको ध्यान में रखना है, ये इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। यूजुअली बुक्स में आपको इतना क्लियर ये दिया नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो ट्रांसेक्शन मेटल्स में हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे चेंज होता है M पॉजिटिव 2 पॉजिटिव से M में या M3 पॉजिटिव से M2 पॉजिटिव सिस्टम में, वो भी हमारा फिनिश हो गया। इसी के साथ हमने ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स में हमने जो टॉपिक हमने कवर किया है वो है आपका चेंज इन वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस, variation in ionization enthalpies, variation in oxidation state या variation in आपका electrode standard electrode potential। ये चारों टॉपिक हमने इन केस ऑफ ट्रांसेक्शन मेटल हमने डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे इनकी स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट इन डिफरेंट ऑक्साइड्स, और जो भी अहम आपके सिलेबस में होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।